कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां सूरज ढलना सिर्फ शाम का मतलब नहीं होता, बल्कि एक वार्निंग होती है। ठीक शाम 7 बजे घंटी की आवाज गूंजती है, क्योंकि इस गांव में 7 बजे के बाद सिर्फ डर जागता है। शाम की ठीक 5:58 बज रहे थे। आसमान नीला से धीरे धीरे काला होने लगा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी, जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी नहीं, जिंदगी भी पीने आ रहा हो। तभी घंटी की गूंज। गांव के हर कोने से एक ही वक्त पर घंटी की गूंज बजने लगी। लोग जो खेत में थे भागते हुए घरों की तरफ लपके। दुकानें बंद होने लगी। बच्चे जो गलियों में खेल रहे थे मां के हाथों पकड़कर घर के अंदर खींच लिए गए। सुन लो सब लोग, 7 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। जो जहां है वहीं से सीधा अपने घर जाए। खिड़की दरवाजे बंद रखे और किसी भी आवाज पर बाहर ना निकले। मुखिया देवराज अपने घर के वरांदा में खड़े फोन पर बात कर रहे होते हैं। रघु, घंटी बजवा दी ना? हाँ मुखिया जी, लगभग सब लोग घर पहुंच गए हैं। बस 2 लड़के नदी के पास थे, उन्हें भी भिजवा दिया। लगभग का मतलब क्या होता रघु? 7 बजे के बाद गांव में कोई भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। तुम जानते हो इस वक्त क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल जानता हूं। तो फिर देर मत करो। ईशान अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी छोटी बहन मीरा हल्दी की लकीर बना रही है। भैया, दरवाजे पे हल्दी बना दी, दिया भी जला दिया। अच्छा, खिड़कियों के पर्दे भी बंद कर दिए ना? हाँ, पर भैया हम ये सब रोज क्यों करते हैं? हल्दी, दिया, पर्दे, आखिर किससे बच रहे हैं हम? ईशान कुछ पल चुप रहता है। सवाल ऐसे होते हैं मीरा, जिनका जवाब नहीं होता, बस उन पर भरोसा होता है। गांव के कोने पर रामू की छोटी चाय की दुकान अभी भी खुली थी। घंटी की आवाज वहां तक आ चुकी थी। कल्लू बेंच पर बैठा था। कल्लू शहर से आया मजदूर। गांव के नियम उसके लिए मजाक थे। अरे रामू भाई, 1 कप और चाय बना दो ना। इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहे हो? पागल हो क्या? 7 बजने वाले हैं। इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं। अरे भाई, ये भूत भूत सिर्फ कहानी होती है, मुझे डर वर नहीं लगता। पिछले महीने दिनेश याद है? बस पानी लेने निकला था, आज तक लौटा। कल्लू चुप हो जाता है, फिर कंधे उछाल देता है। शायद शहर भाग गया होगा। कल्लू, तू जा यहाँ से। घर जाकर दरवाजे पे हल्दी बना और दिया जलाना मत भूलना। तुम लोग सच में पागल हो। वो उठकर निकल जाता है, पर घर की तरफ नहीं, अंधेरे जंगल के रास्ते की तरफ। घड़ी की सुई धीरे धीरे 7 पर पहुंचती है। पूरे गांव पर एक अजीब खामोशी छा जाती है। न कुत्ते भौंकते हैं, न पत्ते हिलते हैं, जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। हर घर के दरवाजे पर दिया जल रहा है। हल्दी की पीली लकीर अंधेरे में चमक रही होती है। मीरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिल में अजीब सी घबराहट होती है। तभी अचानक से उसकी खिड़की पर कोई हाथ मार रहा होता है। मीरा की सांस अटक जाती है। भैया? मीरा की आवाज सुनकर ईशान उसके कमरे आता है। क्या हुआ मीरा? खिड़की पर कोई है। ईशान धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है, पर्दा थोड़ा सा हटाता है। तभी उसे चांदनी में एक औरत खड़ी नजर आती है। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। माँ? खिड़की के बाहर से आवाज आती है, बिल्कुल मीरा की माँ जैसी। मीरा बेटा, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है मुझे। मीरा की आंखें भर आती हैं। आप इतनी रात को बाहर क्यों हो? आप तो... वो रुक जाती है। बेटा, मैं भटक गई हूँ, डर लग रहा है। अपनी माँ को अंदर नहीं बुलाओगी? मीरा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी ईशान का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। ये तो क्या कर रही है? तुझे माँ की बात याद है ना? तभी मीरा को अपनी माँ की बात याद आती है। ईशान और मीरा अपनी माँ के साथ बैठी हैं। माँ उन्हें प्यार से समझा रही हैं। बेटा, कभी भी 7 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी आवाज हो। पर माँ, अगर कोई सच में मदद मांग रहा हो तो? उस वक्त बाहर कोई इंसान नहीं होता। जो आवाज आती है वो यादें होती हैं, और यादें कभी सच नहीं बोलती।
तभी मीरा की माँ की आवाज आती है। बेटा, तू क्या सोच रही है? जल्दी से दरवाजा खोल, मुझे ठंड लग रही है। माँ, भैया मना कर रहे हैं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मतलब तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। फिर दरवाजा खोल। खिड़की के शीशे पर हाथ की परछाई पड़ती है। उंगलियां नॉर्मल से ज्यादा लंबी और टेढ़ी होती हैं। नीरा, अगर आज दरवाजा नहीं खोला तो कल मुझे देखने के लिए तरस जाओगी। अचानक से हवा तेज हो जाती है। दिया का शोला हिलने लगता है। खिड़की के बाहर से एक अजीब सी सांस लेने की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत भूखा हो। मीरा, पर्दे बंद करो और पीछे हट जाओ। मीरा तुरंत पर्दे खींच लेती है। बाहर से एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है, पर वो इंसानी नहीं लगती। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह की रोशनी गांव पर पड़ती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जिंदा रहने की उम्मीद के साथ। ईशान और मीरा अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। भैया, वो सच में माँ जैसी ही थी। हाँ मीरा, मगर वो माँ नहीं थी, वो कुछ और ही था। तभी मुखिया देवराज आते हैं। ईशान, तुम्हारी बहन ठीक तो है ना? हाँ, पर रात को दरवाजे पर कोई था। देवराज के चेहरे पर डर होता है। मैं जानता हूं। आज तुम दोनों मेरे साथ चलो। देवराज ईशान और मीरा गांव के बाहर पहाड़ों के बीच एक पुराने तालाब के पास आते हैं। तालाब का पानी काला सा लग रहा होता है, जैसे उसमें आसमान नहीं, अंधेरा दिखता हो। ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्योंकि धर्मपुर का राज यहीं से शुरू होता है। 40 साल पहले यहां एक औरत रहती थी, सावित्री। सावित्री, उसका पति शहर के किसी मालिक के लिए काम करता था। एक दिन मालिक ने उससे गलत काम करने को कहा। उसने मना किया तो उसे मार पीट कर निकाल दिया। उस दिन से पूरे गांव को डर लगा। किसी ने उस परिवार को काम नहीं दिया, पानी तक देना बंद कर दिया। फिर? देवराज, उसका पति बीमार होकर मर गया। उसका छोटा बेटा भी भूख और बुखार से मर गया। गांव के हर दरवाजे पर वो गई, पर किसी ने नहीं खोला। बिल्कुल जैसे कल रात। हाँ बेटा, उस रात सावित्री अपने बेटे को लेकर इस तालाब में कूद गई। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, जिस तरह तुमने मुझे अंधेरे में छोड़ा, उसी तरह तुम सब अंधेरे में जियोगे। उस रात के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। शाम होते ही लोग अपने मरे हुए अपनों को देखने लगे। जो भी उनकी आवाज पे दरवाजा खोलता, वो कभी वापस नहीं आता। मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पर कल रात जो औरत थी, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। देवराज ईशान की तरफ देखता है। तुम्हारी माँ 10 साल पहले इसी तालाब के पास लापता हुई थी। ये सुनकर मीरा के पैरों से जमीन निकल जाती है। पर कल रात जो औरत थी, हो सकता है तुम्हारी माँ ने भी किसी और के लिए दरवाजा खोला हो। तभी कल्लू, जो रात भर बाहर घूम रहा था, वो कल रात से घर नहीं गया था। वो नदी के पास आग जलाकर बैठा था। देखो, कुछ नहीं हुआ मुझे। तभी पीछे से आवाज आती है। कल्लू भैया। कल्लू मुड़कर देखता है। वहां उसका छोटा भाई खड़ा होता है, जो 15 साल पहले मर चुका था। राजू, तू जिंदा है? भैया, मुझे घर ले चलो, बहुत ठंड लग रही है। कल्लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू सच में आ गया? वो आगे बढ़ता है और जैसे ही उसके हाथ राजू के कंधों को छूते हैं, एक तेज चीख जंगल में गूंजती है। सुबह गांव वाले जंगल के पास कल्लू का जूता, शॉल और खून के निशान पाते हैं, पर कल्लू का कोई पता नहीं होता। वो भी गायब हो जाता। मीरा का डर और गहरा हो जाता है। क्या भैया, क्या हम भी? जब तक हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। देवराज उन दोनों को देखकर गहरी सांस लेता है। देवराज गांव के सभी लोगों को बुलाता है। अब बस बहुत हो गया। हर महीने कोई ना कोई गायब हो रहा है। हम दरवाजे बंद करके जिंदा तो रह जाते हैं, पर जी नहीं पा रहे। गांव की एक औरत का बेटा भी लापता हो गया था। मेरा बेटा भी इसी तरह गया था। ये श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम उस दर्द का सामना नहीं करते। सब लोग चुप हो जाते हैं। आज रात मैं खुद तालाब के पास जाऊंगा। ईशान और मीरा कहते हैं। मैं भी जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? वो जगह खुद मौत है। भैया, अगर मेरी माँ भी इसी श्राप की वजह से फंसी हुई है, तो मैं उसे यूं ही छोड़कर नहीं रह सकती।
ईशान चुप हो जाता है। फिर हम दोनों चलेंगे। तालाब के पास अंधेरा घना हो चुका था। आसमान पर बादल ऐसी जम गए हैं जैसे रोशनी को नीचे उतरने से रोक रहे हों। देवराज, ईशान, मीरा और 4 गांव वाले वहां खड़े हैं। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। माँ, अगर आप यहीं हो तो आज मुझे सच दिखा देना। तालाब का पानी अचानक हिलने लगता है। ठंडी हवा तेज हो जाती है। एक औरत का साया धीरे धीरे पानी से ऊपर उठता है। लंबे बाल, खाली आंखें और भीगा हुआ चेहरा। फिर आ गए हो तुम लोग, दरवाजे बंद करके जीने वाले लोग। गांव वाले पीछे हट जाते हैं। सावित्री, हम गलत थे। हम डर गए थे और डर में हम इंसान बनना भूल गए। अचानक सावित्री के पीछे से दूसरा साया निकलता है। एक औरत जो बिल्कुल मीरा की माँ जैसी होती है। माँ! वो आगे बढ़ने लगती है। मीरा, रुक जाओ। क्यों? बेटा, मुझे घर ले चलो, बहुत ठंड लग रही है। माँ, आप सच में मेरी माँ हो ना? औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी आंखों से काला पानी टपकने लगता है। तुम्हारी माँ ने मेरी तरह किसी और के लिए दरवाजा खोला। मीरा का शरीर कांप जाता है। मीरा, ये तुम्हारी माँ नहीं है। तो फिर मेरी माँ कहाँ है? सावित्री आगे बढ़ती है। तुम्हारी माँ ने मेरी तरह किसी और के लिए दरवाजा खोला और इस अंधेरे का हिस्सा बन गई। यहाँ हर साया किसी न किसी का अपना था। सब लोग किसी के माँ, किसी के बेटा, किसी के पति बनकर ही मरते हैं। मीरा आगे बढ़कर सावित्री के सामने खड़ी हो जाती है। अगर इस श्राप की वजह हम लोगों का डर है तो मैं डर से भागना नहीं चाहती। अगर मेरी माँ ने किसी की मदद करते हुए अपनी जान दी तो मुझे उस पर गर्व है। और अगर तुम्हारा दर्द इतना गहरा है तो आज पहली बार कोई उस दर्द को समझने यहाँ आया है। मीरा हाथ जोड़ लेती है। माँ, सावित्री माँ, हमसे गलती हुई, पर हर गलती का जवाब मौत नहीं होता। इस गांव के बच्चों को अंधेरे में मत बड़ा होने दो। सावित्री की आंखों में आंसू भर आते हैं। खून नहीं, पानी के आंसू। मैंने श्राप बदले के लिए नहीं दिया था। मैंने दिया था ताकि तुम लोग महसूस करो वो दर्द जो मुझे तब महसूस हुआ था। पर आज पहली बार किसी ने मेरे दर्द को सुना। अंधेरे से चीखों की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं। मीरा के सामने उसकी माँ का साया आता है। इस बार नॉर्मल, रोशन चेहरा। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मीरा भागकर गले लगना चाहती है, पर वो साया हवा में घुल जाता है। माँ! ईशान उसे गले लगा लेता है। तभी घड़ी की सुई 7 पर पहुंचती है, पर इस बार ना घंटी बजती है, ना हवा तेज होती है, ना कोई साया निकलता है। सिर्फ शांति। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। श्राप खत्म हो गया क्या? गांव में फिर से शाम के वक्त बच्चे खेल रहे हैं। दुकानें खुली रहती हैं। रघु की चाय की दुकान पर लोग हंस रहे हैं। मीरा और ईशान तालाब के पास खड़े हैं। भैया, अब डर नहीं लगता। कि अब हम डर के साथ नहीं, सच के साथ जी रहे हैं। मीरा अपनी खिड़की से बाहर देख रही होती है। दूर पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी होती है, सावित्री। इस बार न डरावनी न गुस्से में, सिर्फ शांत मुस्कान के साथ। वो मीरा की तरफ हाथ हिलाती है। मीरा भी हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिला देती है और अगले ही पल वो औरत अंधेरे में घुल जाती है। कभी कभी भूत अंधेरे से नहीं, इंसान के डर से पैदा होते हैं, और जब डर खत्म होता है तो श्राप भी खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी हॉरर और रियल हॉरर स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे।